हेलो एवरीवन। रोशन, सुष्मिता, ऋतिक, महक एंड ऑल, सभी का वेलकम। एंड एक बार कंफर्म करेंगे मुझे ऑडियो एंड विजुअल्स के रिगार्डिंग। इज एवरीथिंग रनिंग परफेक्टली? देन वील स्टार्ट आवर क्लास। नमस्ते सुष्मिता। ओके महक, चलो सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो हम अपनी आंसर की को जो सॉल्व कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। गुड आफ्टरनून रोशन। चलो देन 15 क्वेश्चंस हमारे इस आंसर की के कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने की। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एरर का, क्वेश्चन नंबर 16। ये है क्वेश्चन तुम्हारे सामने। यहाँ पर पूछा गया है एरर किस पार्ट में है ये बताना है। ठीक है, अब हम क्लास को अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स ऑफ चाइना। सर ये बैच एसएससी एमटीएस के लिए भी सफिशिएंट है क्या? ऋतिक, ये बैच जो है ना सुप्रीम बैच है मेरा। और इसमें एसएससी तो क्या, एसएससी एमटीएस वगैरह, एमटीएस सीजीएल सीपीओ वगैरह तो क्या, इसमें बैंकिंग और यूपीएससी भी कवर हो रहा है। समझ रहे हो? चीज़ें हैं कुछ ऐसी कि ग्रामर पढ़नी है, वोकेबलरी पढ़नी है और प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ तुम्हारा ओवरऑल लेवल पर डेवलपमेंट करेगी। ये बात ध्यान रखना है। इससे इस बैच को करने के बाद में तुम एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हो, बड़े आराम से। ठीक है, क्योंकि ये बैच सुप्रीम बैच है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं ऋतिक। तो क्वेश्चन कहा गया है वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स ऑफ चाइना, अ होंग हो, है ना, ये इसका नाम है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है कंट्री के अकॉर्डिंग। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईस्टर्न फेस ऑफ तिब्बत या टाइबेट, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन हो। तो यहाँ पर कहा गया है चाइना की महान नदियों में से एक जिसका नाम है क्या? वोंग हो। ये शुरू होती है, ओरिजिनेट होती है कहाँ से? ईस्टर्न फेस से, तिब्बत के। ठीक, ये सेंटेंस की हिंदी है। अब आंसर तुम्हारे सामने है, तुम्हें मुझे ये बताना है कि इसमें क्या चेंज करेंगे। एक बार ट्राई करो अपनी तरफ से, फिर मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या करना चाहिए यहाँ पर? कोई भी, एनी वन ऑफ यू। ऑफ चाइना होंग हो, ये जो वर्ड बोला गया है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पार्ट में एरर बताया गया है और क्या एरर हो सकता है ये डिस्कस कर रहे हैं। सुष्मिता का आंसर आया है कि द आना चाहिए। और सुष्मिता तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, एक ही जगह पर द आएगा। कारण सिंपल है, जैसे यहाँ पर हमारी कोई भी नदी है, गंगा यमुना कोई भी नाम ले सकते हो तुम, तो उनसे पहले हम द लगाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्या करेंगे, होंग हो, ये भी नदी का नाम है तो ये यहाँ पर भी द आ जाएगा। महान नदी बोला है वैसे भी, तो कंफर्म हो गया कि हाँ भाई इस द आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो बेसिक सा एरर तुमसे आर्टिकल में पूछा गया। अच्छा, तुमने देखा होगा अभी तक इस आंसर की में मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चन खाली आर्टिकल के चैप्टर से आ चुके हैं। और आर्टिकल का चैप्टर मेरे स्केड्यूल में सबसे पहला चैप्टर है। तो अगर तुम इसे बहुत अच्छे से करके जाओगे तो 2-3 नंबर तो फ्री के ही हैं। और क्या है, केवल फ्लुएंसी पहचाननी है, फ्रीक्वेंसी पहचाननी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी। हाँ, स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, या नदी समुद्र वगैरह जो होते हैं, इनके नाम जो होते हैं स्पेशल होते हैं, तो इनके लिए तो हम द लगाते ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव पूछा है, कैसे 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर आए उस चीज को समझो। वुड प्लस हैव प्लस कंट्रोल्ड दिया हुआ है, दैट मीन्स एक्टिव वॉइस है। मॉडल वर्ब आया है, हैव आया है, थर्ड फॉर्म आया है, एक्टिव वॉइस है। ये बात मैंने वॉइस के चैप्टर में डिटेल में पढ़ाई हुई है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो इसमें केवल बीन एक्स्ट्रा होता है, ये बात तुम्हें मैंने बता रखा है। तो वुड हैव बीन कंट्रोल्ड जहां पर हो, केवल वो ऑप्शन देखो, बाकी सब छोड़।
तो वुड हैव बीन कंट्रोल्ड यहाँ पर है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर वुड हैव बीन नहीं है, काट दो। यहाँ पर भी वुड हैव बीन नहीं है, काट दो। यहाँ पर भी वुड हैव बीन नहीं है, वुड आ गए, यहाँ पर वुड होना चाहिए था, तो ये भी काट दो। तो बहुत ही सीधा सीधा सिंपल आंसर विद इन 2 या 3 सेकेंड्स में आपको मिल चुका। ठीक है, तो बैच में हम यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली कि प्रैक्टिस आंसर जो बड़े बड़े सेट्स हैं 100 क्वेश्चन के, 200 क्वेश्चन के, जो एसएससी सीजीएल या एसएससी सीपीओ के मेंस के जो हम सेट्स कर रहे हैं यहाँ पर 200-200 क्वेश्चंस के, इस आंसर की के फिनिश होते ही 200 नंबर के जितने क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पेपर जितने सेट में अपलोड किए हुए हैं बैच में, वो उन्हीं का नंबर लगेगा। अब सबसे पहले उन्हीं को करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के नज़दीक एसएससी स्टेनो का जब एग्ज़ाम आएगा उससे 2 से 3 महीने पहले हम सारे 100 नंबर वाले जितने भी एसएससी स्टेनो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो रूटीन हमारा बना रहेगा एग्ज़ाम तक डेली प्रैक्टिस सेट करने का। पहले 200 के कुछ सेट्स करेंगे, फिर 100। ठीक है, जितने बड़े सेट होंगे उसमें ज़्यादातर लेवल पे प्रैक्टिस होती है, जितने छोटे सेट होंगे उनमें कुछ लेवल चूक जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो बड़े से बड़े सेट हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। तुम्हें मैं यहाँ पर टफ लेवल पर लेकर के चल रहा हूँ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। तुम्हें मैं यहाँ इस बैच में टफ लेवल पर चल रहा हूँ। जब ये तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा तो फिर जो छोटे सेट्स हैं वो तो तुम्हारे लिए सुपर ईजी। ये बात मेरी याद रखना। खेल लगेगा तुम्हें एग्ज़ाम में जब इस बैच को कंटिन्यू करते रहोगे मेरे साथ कुछ मंथ्स। ठीक है, नमस्ते रमेश। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी क्या कहा है यहाँ पर हमें। क्वेश्चन नंबर आता है 18। 18th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ध्यान से देखें। ये बोल रहा है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और यहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया है। अब जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हैज़ हैव के साथ बीन एक्स्ट्रा लगेगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात तुम जानते हो, कोई नई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हैज़ हैव बीन थर्ड फॉर्म कहाँ पर है ढूंढ लो। पहले में है, ये आंसर हो सकता है। दूसरे में हैज़ हैव बीन नहीं है, काट दो। तीसरे में हैज़ हैव बीन नहीं है, काट दो। चौथे में हैज़ हैव बीन नहीं, सीधा काट दो। तो विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आपका आंसर आपके सामने आ गया। मुझे भी एग्जाम में इतना ही समय लगा था, तुम्हें इतना ही समय लगेगा जब डेली प्रैक्टिस इसी तरह से करोगे तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 हो चुका है। हाँ रोशन, जो तुम बता रहे हो ना कि पहले ग्रामर क्लियर करें वो प्रैक्टिस सेट करें, वो तो ठीक है ही। देखो, ये जो रूटीन में बता रहा हूँ ना प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करने का, ये तो उनके लिए है जिनकी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। जिनकी ग्रामर कंप्लीट नहीं हुई है वो साइड बाय साइड ग्रामर भी लेकर के चलो। इसके तुरंत बाद दूसरा बैच ग्रामर का ही है। ठीक है, वहाँ पर टेंसेस से स्टार्ट हुई हैं क्लासेस कल से, पहले चैप्टर से ही। और उस ग्रामर को कंटिन्यू करो जिस बच्चे की ग्रामर वीक है उसके लिए। लेकिन जो ग्रामर कर चुका है, चाहे मेरे बैच से चाहे अदर टीचर के बैच से, वो ग्रामर को साइड बाय साइड ले करके चलो। प्रैक्टिस सेट्स मेन फोकस तुम्हारा रहना चाहिए, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी। 19th क्वेश्चन, 18 हो गया हमारा, 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉज योर बाइसिकल स्टोलन बाय हिम, ये क्वेश्चन है। तो वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म आया है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। वाजवर थर्ड फॉर्म पैसिव में ही होता है। बिल्कुल रमेश, चिंता मत करो, सब रेगुलर ही रहेगा। तो इसके बाद जब हम एक्टिव वॉइस में से कन्वर्ट करेंगे तो वो डिड के साथ आएगा। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म जहाँ पर भी है वही तुम्हारा आंसर होगा। पास्ट इंडेफिनिट का बेसिक रूल यही है, इंटेरोगेटिव। तो डिड फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर है ढूंढ लो। इसमें नहीं है, काट दो। इसमें है, हो सकता है। इसमें नहीं है, काट दो। इसमें भी नहीं है, काट दो। तो विद इन सेकेंड्स आंसर तुम्हारे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक, अब ये जो विल हैव थर्ड फॉर्म आया हुआ है, ठीक, सॉरी विल हैव नहीं, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हें, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैड के साथ थर्ड फॉर्म जो होती है वो जब हम डायरेक्ट नरेशन में उल्टा चेंज करेंगे तो वो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म रहा होगा, या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा। अब ऑलरेडी वर्ड हमें ये बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो सकता, हैज हैव के साथ ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है केवल परफेक्ट टेंस में आता है। तो वो या तो हैज हैव में होगा या हैड में होगा।
तो इसका जो हम कन्वर्ट करेंगे तो वो केवल हैव ही हो सकता है। तो जिस ऑप्शन में भी डायरेक्टली हैज़ या हैव दिया हुआ है वही हमारा आंसर है। तो ढूंढो। इसमें डायरेक्टली हैज़ हैव नहीं है, विल दे दिया, काट दो। इसमें डायरेक्टली हैज़ हैव नहीं है, ये भी काट दो। इसमें डायरेक्टली हैज़ हैव है, ये आंसर हो सकता है। और इसमें भी हैज़ हैव नहीं है, ये भी काट दो। तो ये भी क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड सॉल्व हो गया, है ना। ये तरीका ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और अब आता है एरर। क्वेश्चन नंबर 21 हमें बता रहा है कि एरर पकड़ के दिखाओ। ये हमें कह रहा है एरर पकड़ो। तो ढूंढो क्या एरर है यहाँ पर। द रेन विल नॉट हैव स्टॉप बिफोर द मैच बिगिंस। ठीक है। अब ये बिफोर आफ्टर वाला फ्यूचर परफेक्ट का क्वेश्चन है। जो टेंस में मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कराए थे बिफोर आफ्टर वाले रूल के, उसमें सीधा सीधा रूल पे दे रखा है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन बताएगा कि नोट हैव स्टॉप में क्या एरर है। एनी वन ऑफ यू प्लीज आंसर। बेहद बेसिक एरर टेंसेस का पूछा गया है, जरा सा भी घुमा फिरा करके नहीं पूछा। एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी द आंसर। एग्जैक्टली सुष्मिता का आंसर आ चुका है, रमेश का आंसर आ चुका है। क्या लिखा है कि स्टॉप्ड आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर है रमेश। थर्ड फॉर्म आएगी, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है, हैज़ हैव हैड अगर आ गया और उसके बाद अगर वर्ब है तो वो थर्ड ही हो सकती है और कोई हो ही नहीं सकती है। बेसिक हमने पढ़ रखा है टेंसेस के चैप्टर में। तो यहाँ पर आपको स्टॉप की जगह पर क्या करना होगा, स्टॉप्ड करना होगा। बेहद बेसिक सा रीज़न, बेसिक सा आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट्स सी क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे। ये रहा क्वेश्चन। ब्लैंक फिल करना है। ब्लैंक फिल करने के लिए केवल आपको वर्ड मीनिंग पता होने चाहिए। क्या पूछा है, फॉर नो रीज़न, किसी तरह का रीज़न है, मतलब कोई खास कारण तो था नहीं, है ना। उसके अलावा कहा है द ट्रेन सडनली स्टॉप्ड, ट्रेन जो है अचानक से रुक गई। एंड द पैसेंजर्स वेंट इनटू ए स्टेट ऑफ पैनिक, और पैसेंजर एक पैनिक की स्टेट में चले गए, मतलब वो अचानक से डर गए। ये चीज़ यहाँ पर कही है। तो कोई खास रीज़न हमें पता नहीं था, कोई साफ साफ रीज़न हमें पता नहीं है, और ट्रेन रुक गई, है ना। किस वजह से रुकी। हाँ बिल्कुल सही, रमेश ने आंसर बताया है कि अपेरेंट का मतलब जो होता है वो क्लियर होता है, साफ या स्पष्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे बढ़ जाते हैं। कोडी जो इसमें एक वर्ड है, इसका मतलब भी भड़कीला या चमकीला होता है ना। भड़कीला या चमकीला होता है। और जो फ्लोरिड है ये भी भड़कीला या चमकीला, या फिर हम कह सकते हैं इसमें लाल पुष्प सुसज्जित, मतलब ये भी भड़कीला या चमकीला ही है। मैं मीनिंग लिख देता हूँ, तुम लिख लेना। ये इसका मीनिंग तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा डिक्शनरी में, है ना। मीनिंग इसका भी भड़कीला ही है, मतलब फूलों से सजा हुआ, जहाँ पर लाल फूलों की मात्रा ज़्यादा है, लाल गुलाबी फूल जो है सजावट ज़्यादा है, उनको हम फ्लोरिड कहते हैं। और टेकन तो टेक की थर्ड फॉर्म है, ये आप जानते हैं। तो आंसर क्यों अपेरेंट आया है, ये बात आपको, कोई खास रीज़न था नहीं, कोई साफ स्पष्ट रीज़न हमारे सामने था नहीं, बस ट्रेन गई और पैसेंजर लगे क्या हुआ, कोई अचानक से, ये फीलिंग पर। आगे बढ़ जाते हैं। कोई नया वर्ड मिला हो तो उसे लिख लेना। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, सेट का लालच नहीं करना है। जो एक बार पढ़ लिया उसे भूल जा, बस जो वोकेबलरी तुम डाली उसको रिवाइज। ठीक है, यही वोकेबलरी बार बार पूछी जा रही है एग्जाम में। इस बार भी जो एग्जाम हुआ है एसएससी स्टेनो का, ये बात ध्यान रखना मेरी, जो इस बार एग्जाम हुआ है ये एग्ज़ाम भी सारा का सारा रिपीटेड था। एक या दो वर्ड का मैं कहता नहीं, और 100 में से एक या दो वर्ड अगर नए आ जाएं, 7, 9, 8 अगर, कोई फ़र्क पड़ता नहीं। ये भी बात ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आइडियम दिया है कि योर गेस इज़ एज गुड एज माइन। इसका मीनिंग यहाँ पर आंसर दिया है, आई टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, कि किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ना होना या कोई विचार ना होना। 81 नंबर है। रमेश बहुत अच्छा स्कोर है 81, बट इम्प्रेसिव नहीं है रमेश। ध्यान रखना, क्योंकि 81 नंबर पर हमारी मनपसंद पोस्ट चूक जाती है ना। रीजनिंग इसके मिला करके 150 के अंडर ही रह जाते हैं फिर, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। जीके ने काम खराब किया।
ठीक है। बट इंग्लिश में भी कोशिश करना कि इस बार जब तुम्हारा सेट का रूटीन अच्छा लग जाए तो अच्छे से सेट कर लो और उनकी वोकेबलरी रिवाइज कर लो, तो इंग्लिश में भी कोशिश करना कि 90 प्लस स्कोर हो। देखो मेरा स्कोर 90 प्लस रहता है, ये मेरी आंसर की है तुम्हारे सामने, ये मैं बैच में अपलोड, मैं खुद 90 प्लस रहता हूँ, तो मैं तुमसे भी यही चाहता हूँ कि तुम भी रहो, बात ध्यान रखो। ठीक है, इसके आंसर्स मैच कर लेना, तुम सारे आंसर्स सारे हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर बार बार इसीलिए शो नहीं कर रहा हूँ कि जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगी। ठीक है, देखो फोर्थ ही चूज, तो फोर्थ आंसर है। खैर, तो 23 क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग समझ लो। हाँ सही रहेगा। इसका मीनिंग क्या होगा? योर आइडिया इज एज गुड एज माइन। तुम्हारा जो गेस है, तुम्हारा जो आइडिया है, तुम्हारा है वो उतना ही अच्छा है जितना, मतलब जितना मुझे पता है उतना ही तुम्हें पता है, एक्स्ट्रा तो कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो इसका मतलब किसी चीज़ के आंसर के बारे में कुछ कुछ पता ना हो, ये वाली फ्लुएंस ना मैं जानता हूँ उतना ही तुम, मतलब जिस चीज़ के बारे में हम खोज कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, सिमिलर सी, वो फ्लुएंसी यहाँ पर, इसीलिए आंसर इसका। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और कोई वर्ड ना हो, प्रेडिक्ट का मतलब पहले से बता देना। डिजास्टर तबाही है, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय होता है, सुपरस्टिशियस अंधविश्वास से भरा होता है। ठीक है, और तो कोई यहाँ पर नहीं है, तो ठीक है, एक भी वर्ड छोड़ना मत चाहे कहीं पर। डन, तभी सेट को कामयाब माना जाएगा कि हाँ अच्छे से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। एंटोनिम पूछा है किसका? अंडरलाइंड वर्ड का, जेनिथ का। जेनिथ होता है शिखर। शिखर का मतलब उच्चतम बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु, है ना। इसका उल्टा क्या होता है? नादिर होता है। ठीक है, और नीदर या नैदिर या नीडर, कुछ इस तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, डिक्शनरी में देख लेना। इसका मतलब होता है निम्नतम बिंदु, निम्नतम सबसे नीचे का बिंदु, है ना। तो क्यों आंसर ये है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, और जो लिस्ट तुम्हारे पास बैच में है उसी में से है, नया नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद आगे वर्ड क्या आ जाते हैं? स्नीक, पीक और हाइट। पीक का मतलब क्या होता है? पीक का मतलब भी ऊंचाई होती है, हाइट का मतलब भी ऊंचाई होती है। स्नीक का मतलब होता है क्या लिखें, कायर लिख दो, कायर होता है एक तो, और एक मुखबिर भी लिख लो, जैसे पुलिस का मुखबिर या पुलिस का खबरी, कुछ इस तरीके से बोल देते हैं, तो वो हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये दो मीनिंग इसके तुम आराम से लिख सकते। ठीक है, तो सारे वर्ड्स इसमें हो गए। यहाँ अब करने के लिए कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पर क्या है। 24 या 25 देख। लूज कैनन, कैनन वैसे तोप भी होती है ना, और लूज मतलब अगर तोप को तुम ढीला छोड़ दो तो क्या हो सकता है, तुम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो, मतलब ऐसी कोई चीज जिसका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कहोगे? एंथ्यूसियास्टिक या फिर ईगर, दोनों का मतलब उत्सुक व्यक्ति, दोनों सिमिलर है, एक दूसरे के सिनोनिम है। एंड ए वेरी ईगर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत उत्सुक हो अपनी जिम्मेदारियां लेने के लिए। हु इज़ वेल नोन, जिसे सभी जानते हों और रेस्पेक्ट करते हों सोसाइटी में। वन हु इज़ अनप्रडिक्टेबल, मतलब जिसका पता नहीं कब क्या कर दे। एंड लायबल टू कोज प्रॉब्लम्स, और जो कभी भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति। समवन हु इज क्वाइट एंड रिजर्व्ड, क्वाइट का मतलब भी शांत होता है, रिजर्व्ड का मतलब भी शांत होता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स, दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं एंटोनी। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब शांत हो गया, तो और तो कुछ यहाँ पर नया वर्ड नहीं है ना। और आंसर सी क्यों है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी अभी तक, कि हाँ ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है कभी भी। लूज कैनन का मतलब वही है, सिंपल से, जैसे आप किसी तोप को ढीला छोड़ दो, उसे सही से फिक्स ना करो ज़मीन पर, तो वो कुछ भी नुकसान कर सकती है, ये बात आप जानते हो। वही मीनिंग यहाँ पर निकल के आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कोई वर्ड छूट गया हो मुझसे या मीनिंग पूछना चाहते हो पूछ लेना इसमें से, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आता है 26। देखो, वाजवर का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये मैंने कल की क्लास में ही तुम्हें पढ़ाया था टेंसेज में, कि सेकंड फॉर्म जो होती है ये बी की सेकंड फॉर्म होती है, और इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलते हैं किस में? पास्ट के परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट के परफेक्ट का मतलब है हैड के साथ थर्ड फॉर्म।
अब वाज का मतलब है कि वर्ब मौजूद नहीं है सेंटेंस में, और हैड के बाद भी हमें एक थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वो भी वही आएगी जो वर्ब मौजूद ना हो, तो बीन हम वर्ब के कमी के कारण यहाँ पर लगा रहे हैं, तो हैड बीन वाला आंसर ही। और यस्टरडे का भी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो भी द डे बिफोर में चेंज होता है या लास्ट डे में चेंज होता है, तो इसी वजह से आपका आंसर यहाँ पर तीसरा आ गया। वॉज वाला आंसर लगाने की गलती ना करें कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में ठीक है। बिगिनर के बारे में कुछ सजेस्ट कीजिए सर। और क्लास के बाद, अभी क्लास हो रही है, ठीक है। तुमने आपस में ही आंसर दे लिया। ठीक है, चलो हाँ, लास्ट में मैं ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करूँगा 5 से 10 मिनट के लिए कि हाँ आपको कैसे कैसे करना है। अभी ज़रा एक बार 30-40 क्वेश्चन कुछ कर ले फिनिश। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, और अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 27 देख लेते हैं। 27 कहता है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ महीनों में दे विल हैव टीच हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रंस। अब इसने आंसर दे दिया कि इस पोर्शन में प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? बेहद बेसिक एरर्स में से एक है, कौन आंसर कर रहा है, जल्दी से बताइए। एनी वन ऑफ यू? हाँ, महक, टीच की थर्ड फॉर्म गलत हो गई, टोट होती है, बाकी सबने सही बताया है। टोट होती है टीच की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये तो कंफर्म है ही। खैर एज ए वर्ड जहाँ भी आ जाए उसके बाद थर्ड फॉर्म ही आती है, इसीलिए आपको टीच काट करके टोट यहाँ पर करना होगा। बहुत बेसिक सा एरर है, कुछ भी यहाँ पर टिपिकल नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जो पेपर में बैठ कर के मैं 45 या 50 मिनट्स में ये पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ और फिर भी 90 प्लस का स्कोर आता है, उसका कारण सिर्फ एक यही है, डेली एक ही चीज़ पढ़ना, एक ही चीज़ पढ़ाना और रिवीजन है। पर फिर मैं यही बात कह रहा हूँ, हमें हो चुका है 10-12 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में, हमें स्कोर करें हम तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, मज़ा तब आता है जब मैं तुम्हें एक ही साल में वहाँ ले आऊँ जहाँ पर मैं ऑलरेडी हूँ, तब मज़ा आएगा कि हाँ तुम 90 प्लस स्कोर विद इन ईयर कर पा रहे हो मेरे साथ बैठ करके। ठीक है, तब असली चीज़ें पता लगती हैं कोर्सेज के बारे में। ठीक, हाँ कोई बात नहीं, मैं हो जाता है, ध्यान रखना। आगे है, हेड मिस्ट्रेस सेड व्हाट अ परफॉर्मेंस। इसने कहा कि क्या परफॉर्मेंस है, तो मतलब थोड़ी तारीफ की है। अब तारीफ वाली जो फ्लुएंसी है वो एक्सक्लेम से आएगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, तो एक्सक्लेम दैट इट वाज। अब मैंने तुम्हें एक एक्सक्लेमेटरी पढ़ाते हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया था ग्रामर के चैप्टर में कि वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ज़रूर जोड़ते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिखाई जाती है, तो इसने एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, ग्रेट जोड़ा हुआ है इससे पहले, ये आंसर इसीलिए हो सकता है। ठीक है, अब व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, एक्सक्लेमेटरी को एक्सक्लेमेटरी छोड़ देना वो ठीक नहीं है, एक्सक्लेमेटरी को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदला जाता है, और ये तीनों के तीनों एक्सक्लेमेटरी ही रख रखे हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसी वजह से आपका आंसर पहला हो जाएगा। बात समझ गए? ऐसा ही कुछ जीके में भी करवाऊँ? भाई देखो, जीके में मैं वीक हूँ भाई, जीके में मैं एवरेज एवरेज स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं तो जीके की प्रैक्टिस तुम्हारी नहीं करा पाता। लेकिन हाँ, 25 to 30 क्वेश्चंस मेरे इजीली सही हो जाते हैं आउट ऑफ 50, इसलिए तुम्हें ये बता सकता हूँ, इतनी इफ़ेक्टिवनेस के साथ जितनी इफ़ेक्टिवनेस से मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यस नहीं पढ़ा सकता हूँ। बस गाइडेंस दे सकता हूँ कि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको प्रिपेयर करने हैं, उसी से आप 25 पहुँच जाओगे। और अगर करंट भी लेते रहो आउट ऑफ 50 25, तो तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही रटने से, खाली रटने से ही पहुँच जाओगे, ये ध्यान रखना। और अगर उसमें तुम करंट भी मिला लो, करंट मिलने से वो 30 प्लस पहुंच जाएगी, ये बात ध्यान रखना। बहुत बेसिक सा स्टेप है, अगर कोई इसे कंटिन्यू कर जाए 1 साल तक, जो मैं बोल रहा हूँ, तो जो आपका जीएस है उसका स्कोर नहीं चूकता, ये बात ध्यान रखना। 30 तो बहुत अच्छी बात होती है, 30 अगर स्कोर हो जाए तो। हाँ, अदर टीचर्स, हाँ ये बात तुमने सही कही कि दूसरे टीचर अगर कोई ले आए मेरे चैनल पर या मेरी एप्लीकेशन पर, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे साथी अगर मिलते हैं जो साथ चलना चाहते हैं, और बच्चों का सबसे पहली बात कि बच्चों का टाइम कम ख़राब करके उनको अच्छा स्कोर दिलवाना चाहते हैं,
ठीक है, ऐसे कोई पार्टनर अगर अच्छे मिलते हैं तो मैं ज़रूर उन्हें कहूँगा कि भाई हाँ मेरे साथ तुम चल सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कोई अच्छे टीचर मिलेंगे ज़रूर लेकर के आऊँगा, बेफिक्र रहो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टीचर सॉरी नेक्स्ट टीचर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये क्वेश्चन फिनिश होता है तुम्हारा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फैदमेबल का उल्टा पूछा है। ठीक है, सबसे पहले तो फैदमेबल भी का मीनिंग ही लिख लो। इसका मीनिंग तुम लिखोगे समझने योग्य, समझने योग्य तरीका। ये इसका मीनिंग लिख लेना। मतलब मैं तुम्हें जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो एक फैदमेबल वे में पढ़ा रहा हूँ, फैदमेबल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, समझने योग्य तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो इनकोहेरेंट है इसका मतलब होता है अस्पष्ट, या मतलब जो समझ में नहीं आ पा रहा, जो समझ में नहीं आ पा रहा, जो समझने योग्य ठीक नहीं है, ऐसी चीजें इनकोहेरेंट होती। और कोहेरेंट जो होती है वो स्पष्ट साफ समझने योग्य होती हैं। अगर इसमें से इन हटा दूं मैं तो उसका उल्टा जो हो जाएगा, फैदमेबल का सिनोनिम बनेगा, वो होता है साफ स्पष्ट दिखने वाली, स्पष्ट समझ में आने वाली, वो चीजें कोहेरेंट होती। ठीक है, और इनआर्टिस्टिक तुम जानते हो, जो आर्टिस्टिक ना हो, जिसमें कला का कोई मतलब ना हो, वो चीज हो जाएगी। इंसाइट होती है आपका भड़काना, इंसाइट किसी को भड़काना, किसी को उत्तेजित करना होता है। एंड इन ऑस्पिशियस, अगर इसमें से मैं इन हटा दूं तो वो होता है ऑस्पिशियस, जिसका मतलब होता है शुभ। और अगर मैं इसमें इन लगा रहा हूं तो इसका मतलब इनऑस्पिशियस, जिसका मतलब होता है अशुभ। दोनों मीनिंग मैंने तुम्हें बता दी, इन हटा करके भी, इन लगा करके भी। ठीक, तो यहां पर नया और कुछ नहीं है। डन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अ, इसमें इसमें ना मीनिंग एक और ऐड कर लेना, बेतुका या असंगत। मतलब जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही ना हो, इसकी संगति सही ना हो, उसे हम असंगत कहते हैं। जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है वो बोलेंगे हम। तो यहाँ से हमें कुछ नए वर्ड मिल गए, इन वर्ड्स को लिख लेना। सेट जो एक बार कर लिया उसे भूल जाओ। मोती हमने सेट से निकाल लिए वोकेबलरी के रूप में, बस उसी को रिवाइज करते रहना है। अपना नोटबुक एक वोकेबलरी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग बना करके रखो, उसे ही पेपर में पढ़ के जाना। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, 95 प्लस रिपीटेड वोकेबलरी होती है, केवल 2 या 3 वर्ड ही नए होते हैं, और उसकी वजह से डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। डन। हमें सेट में से कौन सी वोकैब लिखनी है बता दिया कीजिए। नहीं, राज, तुम्हें ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें वही लिखना है। जो तुम्हें पता नहीं है या जो तुम्हें एक बार देखते ही माइंड में क्लिक नहीं कर रही है, केवल वो वर्ड्स लिखने हैं। सारे ही जो मैं लिखवाऊँ वही लिखोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ड मैं छोड़ता चल रहा हूँ लेकिन तुम्हें पता नहीं है, वो तुम्हें साथ के साथ पूछ लेना है। लाइव क्लास का यही तो बेनिफिट है कि कोई वर्ड मैंने छोड़ दिया और वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो उसका मीनिंग पूछ लो। समझ गए? ये ध्यान रखना। ऐसे ही लाइव क्लास में हम मूव करेंगे। जिन बच्चों की ग्रामर ठीक नहीं है और वो मेरे साथ प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर रहे हैं, वो केवल वोकेबलरी के लालच से बैच में रहें। केवल वोकेबलरी नहीं मिल जाएगी इस लालच से बैच में रहें। और जिनकी ग्रामर कंप्लीट है वो तो ओवरऑल सेट के लिए मेरे साथ लगे रहो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एडवाइज किया है किसी ने कि भाई बेड रेस्ट लेना एंड न्यूट्रिशियस फूड खाना, पोषक खाना जो होता है उसे खाना। ये बात यहाँ पर कही गई है, तो एडवाइस दी गई है और टू से जुड़ा हुआ है। अब टू से कौन सा सेंटेंस जुड़ता है? आ, आपके जो इन्फिनेटिव होते हैं, सिंपली जो टू से वर्ब से जुड़ते हैं, तो वो वाले सेंटेंस यहाँ पर होंगे। तो सब्जेक्ट वाला तो कोई सेंटेंस यहाँ पर चांस है ही नहीं। टू से कौन सा सेंटेंस जुड़ता है? जो डायरेक्टली वर्ब से आता है वही जोड़ा जाता है। तो इसीलिए आपको सेकंड वाला आंसर ही क्यों है ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में सब्जेक्ट है ना। इम्पेरेटिव्स को इसी तरीके से हम जोड़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सारी चीज़ें डिटेल में मैंने समझाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। लिफ्टेड सेकंड फॉर्म है, पैसिव में बदलना है। पैसिव होता है वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। जिसको चार्ट याद है उसे समझ में आ गया होगा। वाज वर थर्ड फॉर्म ढूंढो। यहाँ पर नहीं है सीधा काट दो, यहाँ पर नहीं है सीधा काट दो, यहाँ पर है आंसर हो सकता है, यहाँ पर भी वाज वर नहीं है सीधा काट दो। समझ में आ रहा होगा कि 2-3 सेकंड में आंसर कैसे आएगा। ठीक है,
जब दूसरे भी किसी ऑप्शन में वाज वर्ड थर्ड फॉर्म मिल जाता, वॉज वर्ड लिफ्टेड मिल जाता, तब जा करके हम एक्स्ट्रा चीज़ें देखते। लेकिन पहली नज़र हमारी टेंस के रूल पर होनी चाहिए, तो हमें 2-3 सेकंड। ठीक है, चलो। मैं पेपर में बैठ करके 40 to 45 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ऐसे ही उड़ती उड़ती बात नहीं कह रहा हूँ, खुद ही ये काम करता हूँ, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम भी यहाँ पे। तरीके क्या हैं 45 मिनट में, 50 मिनट में पेपर को सोल्व करने के, 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के? तुम्हारे सामने सब चीज़ें डिस्कस करते चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ छुपाई हुई नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं, केवल अभ्यास है और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एरर पूछा है। इन ऑगस्ट शी विल बी इंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स हर ग्रैंड मदर विल प्लांट लास्ट जनवरी। ठीक है, तो क्या यहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि लास्ट जनवरी विल प्लांट लास्ट जनवरी में एरर होगा? इसने कहा है कि यहाँ पर एरर है, लास्ट जनवरी वाले हिस्से में ये बताया है। एक बार तुम ट्राई करो कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर क्या गलती होनी चाहिए, कैसे उसे हम ठीक कर सकते हैं, फिर मैं आंसर बता ही रहा। ठीक है, एक ये बात मैं तुम्हें क्लियरली कह देता हूँ, अभी आंसर की आई है ये कुछ ही टाइम पहले, तो किसी बुक ने इनको प्रिंट नहीं किया है इनके सॉल्यूशन को। जो मेरा अभ्यास है, पिछले 10-12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से तुम्हें सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, और किसी ने अभी तक इसका सॉल्यूशन बताया नहीं है। ठीक है, वुड आना चाहिए, सुष्मिता ने कहा। सर लास्ट में तो विल नहीं आएगा, ये महक ने कहा, और बिल्कुल सही है, लेकिन वुड आएगा ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई और सॉल्यूशन बताओ। तुमने पकड़ लिया सही जगह पर, लेकिन कुछ और गड़बड़ है, कौन बताएगा? ऋतिक ने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नहीं ऋतिक, ये भी सॉल्यूशन ठीक नहीं है। एनी वन ऑफ यू? प्लांटेड आएगा, प्लांटेड आएगा, तुमने राज ये बताया कि प्लांटेड आएगा। ठीक है, मैं प्लांटेड कर देता हूँ, पर क्या इससे पहले विल रखूं या ना रखूं, ये भी बताओ, एक बार क्लियर करो राज। विल इससे पहले रखूं या ना रखूं? रमेश ने कहा है कि प्लांट होगा, राज ने कहा है कि विल नहीं रखना है, विल प्लांट को पूरे को काट करके प्लांटेड कर दूं। ये राज का आंसर सबसे ज्यादा सही है। क्यों सही है? हम्म, बिल्कुल सही है ऋतिक, और राज का आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये रीजन बिल्कुल सही दिया। देखो, जब भी लास्ट के साथ में टाइम आता है ना, बिना सिंस या फोर के, लास्ट है उसके साथ टाइम है, और ये बिना सिंस फोर के है लास्ट, तो यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस फिक्स हो जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर लास्ट दिया हुआ है बिना सिंस या फोर के, सिंस फोर के साथ आता तो परफेक्ट टेंस आ जाता। ये मेन रीज़न था। और मैंने टेंसेस कराने के बाद अपने कोर्स में 5 इंपॉर्टेंट रूल कराए थे टेंसेस के, जो तुरंत आपको आंसर देते हैं। ठीक है, उन्हीं स्पेशल रूल्स से है ये, है ना? लास्ट जनवरी की वजह से, बिल्कुल सही रमेश। तो सीधा सीधा रूल था, कोई ऐसा टिपिकल रूल नहीं था, वही चीज़ है ना? नया कुछ भी नहीं पूछा गया है। आधे सेट में हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं, 32 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, एक भी ग्रामर का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हें मैंने ना पढ़ाया हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, सारा कोर्स जितना है जो तुम्हें पढ़ाया है सब उसी से आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिल्ट जो है सेकंड फॉर्म है, पैसिव में बदलना है, तो वाज वर बिल्ट ढूंढ लो कहाँ कहाँ पर है, जिसमें भी होगा वही आंसर हो। तो वाज वर बिल्ट पहले में नहीं है, काट दो। दूसरे में वॉज वर के साथ में बिल्ट आया हुआ है, ये आंसर हो सकता है। तीसरे में वॉज वर्ड नहीं है, काट दो। चौथे में भी वॉज वर्ड नहीं है, काट दो। अब बताओ आंसर सेकंड क्यों ना हो, है ना? तो विद इन सेकेंड्स चीजें पता लगती हैं अगर आप सही से समझते। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 टाइम, नेक्स्ट क्लास को भी कंसिडर करना है। 5 to 10 मिनट्स और कंटिन्यू करते हैं, फिर तुम्हारे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 34 क्वेश्चन दिया है, लेट्स सी क्या आंसर होना चाहिए। देखो, पैसिव में बदलना है, तो विल हैव टू पुल डाउन, एक तो ये दे रखा है, और एक हैव नॉट कंपाइल्ड, एक कंप्लाइड। हैव नॉट कंप्लाइड जो है एक्टिव वॉइस है, तो हैज हैव नॉट कंप्लाइड का पैसिव होगा हैज हैव नॉट बीन कंप्लाइड। सबसे पहले तो इसे ढूंढ लो, हैज हैव नॉट बीन कंप्लाइड कहाँ कहाँ पर है।
हैज हैव नॉट बीन कंप्लाइड यहाँ पर है, ये आंसर हो सकता है। हैज हैव सिटी जो है, द बिल्डिंग रेगुलेशंस ऑफ द सिटी, हैज हैव नॉट बीन कंप्लाइड यहाँ पर है, और इसके बाद में हैज़ हैव नॉट बीन कंप्लाइड यहाँ पर भी है, और हैज़ हैव नॉट बीन कंप्लाइड चौथे में भी है, तो इससे तो बात बनी नहीं। अब आ जाओ पहले में। विल हैव के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अब विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती तब तो हम विल हैव बीन कर देते, लेकिन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव होता है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढते हैं। टू बी पुल्ड डाउन, टू बी पुल्ड डाउन कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है? ठीक है, इस चीज़ को देख लेते हैं। टू बी पुल्ड डाउन यहाँ पर है, लेकिन विल हैव हटा दिया, विल हैव की गड़बड़ हो गई, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। विल हैव भी वहाँ पर होना चाहिए। टू बी पुल्ड डाउन हम करेंगे। यहाँ पर भी टू बी पुल्ड डाउन तो है, लेकिन विल हैव हटा दिया तो ये भी कटेगा, है ना। विल हैव वहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर विल हैव है और टू बी पुल्ड डाउन कर रखा है, जो हमें चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पर भी विल और टू बी, ये तो दोनों ही रूल यहाँ पर गलत कर दिए, तो इसलिए ये आंसर भी। तो पहले को ही देख करके हमें पता लग गया कि तीसरा आंसर हमारा क्यों है। समझ गए? अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहूँगा, सभी बताओ एक बार, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है सभी को? एक बार आंसर करेंगे सभी। हिंदी मीनिंग समझा दो, अच्छा ठीक है, हिंदी मीनिंग बता देता हूँ एक बार सेंटेंस का। दे विल हैव टू पुल डाउन, उन्हें पुल डाउन करना होगा इस बिल्डिंग को, मतलब उन्हें इस बिल्डिंग को ढहाना होगा, गिराना होगा। एज का मतलब यहाँ पर क्योंकि लगेगा, क्योंकि दे हैव नॉट कंप्लाइड विद द बिल्डिंग रेगुलेशंस ऑफ द सिटी, क्योंकि उन्होंने पालन नहीं किया। कंप्लाई विद जो होता है फिक्स फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है पालन करना। क्योंकि उन्होंने पालन नहीं किया है, शहर में जो बिल्डिंग बनाने के रेगुलेशन होते हैं, मतलब जो नियम होते हैं, उनका पालन नहीं किया है, इसलिए उन्हें बिल्डिंग ढहानी पड़ेगी। ये चीज़ यहाँ पर सेंटेंस की हिंदी है। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। अब मूव करते हैं 35 की ओर। शी इज़ गुड फॉर द जॉब, वो जॉब के लिए ठीक है। सेंटेंस की हिंदी बस इतनी सी है, वो जॉब के लिए ठीक है। कौन बताएगा? ये जो एनफ है, यहाँ पर एडवर्ब के रूप में आया है, और एडवर्ब के रूप में ये एडजेक्टिव के बाद में आता है, तो इसीलिए यहाँ पर एनफ बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी मैंने एडजेक्टिव एडवर्ब के चैप्टर में तुम्हें दी हुई है, एनफ के बारे में। तो एनफ बेसिक सा क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या कहा है? शी इज़ गुड इनफ या ही इज़ गुड इनफ फॉर द जॉब, वो ठीक है जॉब के लिए। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है। आंसर ये हो जाएगा। ऑल टुगेदर, रादर और पार्टली, ये सब तुम जानते ही हो इनका मीनिंग क्या होता है। कोई अगर मीनिंग नहीं पता होगा तो मुझसे। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा। आई नो अ पर्सन हु पेरेंट्स लिव इन मिलान, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके माता पिता मिलान में रहते हैं। अब मुझे कोई भी ये बताए कि हुज ही क्यों आया। एनी वन ऑफ यू, हु क्यों कट किया और हुज क्यों आया? कंजंक्शन के चैप्टर में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें दी है इसकी। एनी वन ऑफ यू, कौन बताएगा हुज किस लिए आया? एक लाइन में आंसर करो या कुछ शब्दों में आंसर करो। हुज का यूज मैंने यहाँ पर क्यों किया? हुज प्लस नाउन होता है, ठीक है। हु पेरेंट्स कभी नहीं होता, हुम पेरेंट्स नहीं कभी होता, बिल्कुल ये भी ठीक है कि हुज के साथ नाउन आ सकता है, हु हुम के साथ नहीं आता, ये भी परफेक्ट चीज़ है। ठीक है, हाँ, सुष्मिता का आंसर सबसे सही है, सबसे अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। और वो क्या है? वो ये है कि हुज जो है पोजेसिव केस है, पोजेसिव केस है हुज, इसी वजह से हुज आया है। क्यों आया है और डिटेल में बता देता हूँ। पेरेंट्स जो है नाउन है, और पेरेंट्स किसी के होंगे? हिज या हर पेरेंट्स होंगे, और ये हिज या हर जो है ये पोजेसिव केस होता है। पोजेसिव केस की जगह पर तुम जो वर्ड यूज़ करोगे वो भी पोजेसिव केस ही होता है, तो इसीलिए आपका हुज जो है यहाँ पर पोजेसिव केस के रूप में हिज या हर की जगह पर आया हुआ है। समझ गए? ये ध्यान रखना, हिज हर वगैरह को रिप्लेस करता है केवल हुज, और कोई भी क्वेश्चन वर्ड रिप्लेस नहीं कर सकता इसको, कोई भी कंजंक्शन रिप्लेस नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। कंजंक्शन के चैप्टर में मैंने डिटेल में इसे समझाया हुआ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। टैसिटर्न,
तुम अपने सब्स्टिट्यूट्स की लिस्ट में जाओगे, वैसे तो ये एंटोनी सिनोनिम में मिलेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट्स के लिस्ट में भी तुम्हें टैसिटर्न वर्ड मिलेगा, जिसका मतलब होता है कम बोलने वाला, बहुत ही चुप रहने वाला, ऐसा बंदा जो होता है। इसका सिनोनिम तुम्हें पूछा है, टैसिटर्निटी बोल दिया है, बट बेस रूट वर्ड यही है, टैसिटर्न ही। तो चुप रहने की आदत जो होती है उसे हम टैसिटर्निटी कह देंगे, चुप रहने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम टैसिटर्न कह देंगे। दोनों के दोनों साइलेंस इसका आंसर क्यों है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, टॉकेटिव बातूनी करना होता है, बातूनी होता है व्यक्ति, है ना। और टैक्टिक्स, टैक्टिक्स क्या होती है, गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं। टैक्टिक्स जो होती है ट्रिक्स होती हैं, विशेषताएं गुण कुछ भी इसमें मीनिंग लग जाएगा। इलोक्वेंस क्या होता है, इलोक्वेंस होते हैं प्रभावशाली, प्रभावशाली बातें, प्रभावशाली बात करने की आदत, बात करने की जो आदत होती है उसको हम इलोक्वेंस कहते हैं। मतलब ऐसी ऐसी कोई भी आदमी जिसके अंदर इलोक्वेंस है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर इलोक्वेंस है, मतलब कहने का उस व्यक्ति के अंदर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बोलने की आदत है, मतलब वो सबको इम्प्रेस कर सकता है, ऐसी आदत को इलोक्वेंस कहते हैं। ठीक है, हाँ नोट कर सकते हो राज, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेजी से मूव कर रहा हूँ तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही क्लास तुम्हारे पास थोड़ी देर में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ जाएगी, लाइव क्लास के सेक्शन में जाके देख लेना, तब वहाँ पर वीडियो को रोक रोक करके तुम अपने मीनिंग्स नोट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम दोबारा से पूरा लेक्चर देखोगे, जहाँ जहाँ पर तुम्हें लगे कि यहाँ मुझे कुछ नोट करना था वो नोट करते रहना। फिलहाल इंग्लिश में नोट करते रहो, जो तुम्हें लगे कि हाँ ये वर्ड का मीनिंग मुझे चाहिए, उसे क्वेश्चन नंबर और इंग्लिश की वोकैबुलरी नोट करते जाओ, बाद में क्या मीनिंग होगा बाद में नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हमारा टारगेट ये होता है ना कि हम थोड़ा सा आगे चल जाएं, तो थोड़ा सा सेट को ज़्यादा कवर कर लें, इस वजह से। ठीक है राज, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, ब्लैंक फिल करना है। यू कैन टेल योर सेल्फ दैट यू वुड बी विलिंग टू लूज एवरीथिंग, तुम अपने आप को बता सकते हो, अपने आप को कह सकते हो कि भाई तुम हर चीज़ खो सकते हो, तुम हर चीज़ खोने की इच्छा रख सकते हो। यू हैव, जो भी तुम्हारे पास है, से किसी भी चीज़ हो सकते हो तुम, इन ऑर्डर टू गेट समथिंग यू वांट, कोई ऐसी चीज़ पाने के लिए जो तुम चाहते हो, इसके लिए तुम खुद को ये कह सकते हो कि मैं सब चीज़ छोड़ सकता हूँ। ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू आर विलिंग टू लूज, वो सारी की सारी सारी चीज़ें जिसे तुम खो देने की इच्छा कर रहे हो, आर वॉट मेक यू, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें क्या बनाएगा, रिकग्नाइजेबल बनाएगा। रिकग्नाइज करना किसी को पहचानना होता है, इसका मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसे तुम छोड़ दोगे, जो तुम्हें अपना मानते हो, जिनको उन सबको छोड़ दोगे और उसके लिए उसके बदले तुम वो चीज़ चाहते हो, जो तुम उसके बदले तुम्हें वो चीज़ मिल जाए जिसकी तुम्हारी इच्छा है, तो वो चीज़ तुम्हें एक दुनिया में एक अलग पहचान भी दिलाती है। कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो चीज़ दुनिया में तुम्हें एक अलग पहचान दिलाती है। तो अलग पहचान को ही क्या कहते हैं हम, रिकग्नाइजेबल कहते हैं, जिसे तुम्हें लोग पहचानने लगेंगे। रिकग्नाइज करना ही पहचानना होता है। ठीक है, तो तुम चीज़ें छोड़ तो दोगे लेकिन वो तुम्हें एक अलग पहचान ही दिलाएगी। ये सेंटेंस की हिंदी थी। डिस्ट्रैक्ट करेगी वो तुम्हें अपने टारगेट से, तुम अपनी सारी चीज़ों को खो दोगे, केवल एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाओगे, तो वो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं करेगी। पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी, मतलब निराशावादी आदमी थोड़ी कुछ ऐसे करेगा, निराशावादी तो, निराशावादी जो निराश रहता हो, जो चीज़ों का नेगेटिव पॉइंट देखता हो, वो थोड़ी कोई टारगेट पकड़ सकता है, वो थोड़ी रिस्क ले सकता है लाइफ में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, ये यहाँ पर सेट नहीं हो, है ना। तो जो चीज़ें तुम खो करके किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाओगे तो उससे तुम्हें एक अलग पहचान मिलती है, पहचान से रिलेटेड वर्ड था वो रिकग्नाइज करना होता है। ठीक है, 38 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका क्या, 39। टाइम इज़ 250, अराउंड 250। दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, 40 पर आज का सेट जो है छोड़ेंगे, कल को ये सेट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। 70 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन बचेंगे बस इसके बाद। ठीक है, उसके बाद तो पैसेजेस हैं, पैसेज करेंगे वो अलग से। सेट तुम्हारा नॉर्मली ग्रामर वोकैब का जो है कल फिनिश हो जाएगा। सेंटेंस कहता है शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। हाँ ये थोड़ा सा मीनिंग की वजह से टफ था राज, और कुछ नहीं है, है ना। तो मीनिंग जिसको पैसेजेस डेली आदत है ना उसके लिए टफ नहीं होता।
जिसको पैसेजेस की या रीडिंग की आदत नहीं है उसके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जिसकी आदत डेली की है वो उसके लिए ईजी। ठीक है, चलो 39 देखते हैं अब। शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो शैल का शुड या वुड होता है, ये बात तुम सब जानते हो। तो क्या आएगा? शैल का शैल नहीं रहेगा, शैल नहीं रहेगा, शैल नहीं रहेगा, बताओ। सीधा गोद में आंसर डाल दिया तुम्हारी ले जाओ भाई नंबर। ठीक है, शैल का शुड या वुड होता है, ये बात तुम्हें पता ही है सीधी सी। डन। चलो आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फिर तुम्हारे डाउट्स लूंगा लूंगा और फिर तुम्हें फ्री करूंगा। ठीक है, चलो। यहाँ पर कहा गया है, सी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली, उसने मुझसे बहुत प्यार से पूछा, व्हाट शी कुड डू फॉर मी, कि वो तुम्हारे मेरे लिए क्या कर सकती। तब वो क्या पूछेगी कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, यही तो पूछेगी। तो ये जो ही है इसकी जगह पर आई हो जाना चाहिए, है ना। वो तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ये पूछा। तो आई किस किस में है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, और कुड का कैन भी होता है। तो कैन तो आपका पहले दो में ही है, बाकी सब काट दो। कैन की वजह से और आई की वजह से आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि सेकंड ही क्यों। आई को ही आप ही कर सकते हो, और यू जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जो कि मी है। और मी की वजह से यहाँ पर मी इनडायरेक्ट में, इसीलिए आपका आंसर सेकंड। तो स्टूडेंट्स 70 क्वेश्चंस इसमें टोटल है, बाकी 30 क्वेश्चंस पैसेजेस के हैं। 70 क्वेश्चंस में 40 हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल की क्लास में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करके इस सेट को फिनिश करेंगे। अब मेरी तरफ से क्लास फिनिश होती है। अब लेट मी ओपन दी हाउस टू आस्क क्वेश्चंस। अगर मन में कोई भी डाउट्स हैं प्लीज़ पूछिए, आपके एग्ज़ाम्स रिलेटेड हों या कोई अदर चीज़ें हों। तो क्वेश्चंस के लिए हम क्लास को फ्री करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर क्लास डिसमिस करेंगे। जिन बच्चों के मन में कोई क्वेश्चंस नहीं है, रिलैक्स्ड माइंड है, बिल्कुल पता है क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए अगले एक साल के लिए, वो बच्चे जा सकते हैं और कल मिलेंगे सेम टाइम पर। बताओ, मन में कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आस्क, फिर हम आपकी क्लास फ्री करेंगे। रमेश, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम्म, ऑलवेज फाइंड्स होगा, ठीक है। बताओ इसमें समस्या कहाँ आई? रमेश, प्रॉब्लम बताओ कहाँ इसमें प्रॉब्लम है। रोशन, तुम कह रहे हो कि बिगिनर्स के बारे में कुछ बताइए, तो बिगिनर्स के बारे में रोशन एक ही बात कहूंगा मैं। सेट पर सेट तो देखो करते रहना है, सेट को छोड़ना नहीं है, सेट का हमारा डेली का रूटीन रहेगा, अभी से रहेगा, इसलिए कि तुम्हारी वोकेबलरी ज़्यादा मजबूत। ठीक है, और रोशन तुम्हें मैं इस बात को बता रहा हूँ। हाँ, एसएससी के एग्जाम्स के लिए जो लिस्ट मैंने वोकेबलरी की दी है ऋतिक, केवल वही काफ़ी है, और उसके अलावा बस जो हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, केवल इनकी वोकेबलरी और कहीं से कुछ नहीं। यही तुम्हें क्लियर कराएगी एग्जाम, चिंता मत करो। हाँ, फाइंड फॉल्ट्स विद समवन, विद ठीक है। फाइंड फॉल्ट विद समवन ये ठीक है, फाइंड फॉल्ट के साथ विद आती है, ये ठीक है रमेश। विद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइंड्स होगा इंडेफिनिट में आएगा, ये तो सीधी सिंपल सी चीज़ है ही। विद प्रीपोजिशन इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको तुम सर्च भी कर सकते हो गूगल पर। फाइंड फॉल्ट विद समवन होता है, फाइंड फॉल्ट इन समवन नहीं होता। फ्लुएंसी भले ही इन की आती है बट इन नहीं आता, विद ही आता है, ये फिक्स है। और फाइंड्स क्यों आएगा वो तुम्हें पता ही है, वह हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढ रही है या ढूंढती है, वो तुम्हें खुद पता लग जाएगा इसकी फ्लुएंसी से कि फाइंड्स ही क्यों आया। ठीक है, पैसेजेस कल की क्लास के बाद कराऊंगा राज।
है ना। पैसेजेस इसमें 6 पैसेजेस पूछे गए हैं 5-5 नंबर के, सारे कराऊंगा लाइव क्लास में ही सोल्व कराऊंगा। ठीक है, अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं रखेंगे आगे हम पैसेजेस, लाइव ही करेंगे। जब सेट पूरा हो जाएगा तभी नेक्स्ट सेट पर मूव करेंगे। हाँ इन लग रहा था, कोई बात नहीं रमेश। ठीक है, विद फिक्स होता है, सर्च कर लेना तुम, इसे मिल जाएगा तुम्हें। फाइंड फॉल्ट विद समवन फ्रेज भी याद कर सकते हो, इसी में गलतियां ढूंढना। खैर, तो रोशन का क्वेश्चन था कि सर कुछ बिगिनर्स के लिए बताइए, तो बिगिनर्स को मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट केवल इस नज़र से करें कि वोकैबलरी मिलेगी डेली नहीं, लिखने के लिए और याद करने के लिए। और मेन फोकस ग्रामर पे रखें, जब ग्रामर में कॉन्फिडेंस आने लगे तब मेन फोकस अपना टर्न कर दीजिए किसकी तरफ, प्रैक्टिस सेट्स की तरफ। यही दो तरीके हैं जिसकी वजह से जिसको फॉलो करते करते फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर हम आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। देखो, तुम्हारा जो एसएससी स्टेनो का नेक्स्ट एग्जाम में है वो नवंबर में है, तो उससे पहले अक्टूबर तक 10 महीने हैं तुम्हारे पास अभी से। तो 10 महीने में अगर मैं 4 महीने तुम्हें ग्रामर करा दूं और फिर 4 महीने प्रैक्टिस सेट कराऊं, तो 4 महीने प्रैक्टिस सेट के लिए कम रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम्हें अभी से प्रैक्टिस सेट पर रहना है, तो 8 महीने प्रैक्टिस सेट के बैठेंगे। तो इसमें तुम बहुत सेट सोल्व कर लोगे और तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ना केवल सेलेक्ट होगे बल्कि टॉप करोगे एग्जाम। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट में लूज नहीं पड़ना है। प्रैक्टिस सेट भले ही कम समझ में आए, इनमें जमे रहना है। बस वोकेबलरी की लालच से जुड़े रहो जो बच्चे अभी बिल्कुल नए हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट करना ज़रूर। ठीक है, ये मेरी बात ध्यान रखना। ठीक, और कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ बताएं, देन वील डिसमिस आवर क्लास फॉर टुडे। थोड़ी देर बाद फिर शेड्यूल करेंगे क्लास ग्रामर वाली, उसमें टेंसेस चल रहे हैं। कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया था, प्रैक्टिस के लिए कहा था कल से करने के लिए। ठीक है, उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और बताओ क्या पूछना चाहते हो कुछ और। वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन ही वीक है, और इसी चीज़ को करने के लिए अभी से जमे रहना है। ठीक है राज। ठीक है, रोशन ने क्लियर किया है चीज़ों को, राज है। महक सर, स्किल के बाद रिजल्ट कितने टाइम के बाद डिक्लेयर होता है एसएससी स्टेनो का? 1 से 2 महीना, 1 से 2 महीना में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है महक। ऐसे ही आपका रिटन के साथ है, रिटन का भी 1 से 2 महीने में क्लियर हो जाता है। जैसे 10 दिसंबर को अभी रिटन हुआ है, तो 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम खींच करके 2 महीना मानना, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। ऐसे ही स्किल टेस्ट का भी जल्दी होता है ना। ठीक है भाई, सिलेक्शन के लिए लास्ट रिजल्ट भी स्किल के 1-2 महीने बाद आ जाता है। कोई अदर डाउट्स हैं प्लीज़ पूछिए। अगर एसएससी अपडेटेड चलती है ना, तो फॉर्म आने से लेकर के और स्किल के रिजल्ट तक, मतलब आपको जॉब पता लगने तक 6 महीने में सब कुछ करा देती है एसएससी स्टेट, रिजल्ट आने तक, है ना, सब कुछ 6 से 7 महीने खींच करके। ये ध्यान रखें अगर अपडेटेड चलती है तो। अगर अपडेटेड नहीं चलती तो ऐसा भी हुआ है, मेरे खुद के साथ हुआ है कि रिटर्न हो गया, उसके बाद 6 महीने तक भी स्किल टेस्ट के होने का ही नहीं पता रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा पहले होता था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ एसएससी बिल्कुल अपडेटेड चल रही है, और टाइम पर सारे एग्जाम्स करा रही है, टाइम पर सारे रिजल्ट दे रही है। ठीक है, खासकर एसएससी स्टेनो के मामले में तो ऐसा ही। सब कुछ क्लियर होगा रोशन, ग्रामर के बैच में एक एक चैप्टर एक एक डिटेल पढ़ाऊंगा, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। इसके बाद अगला बैच ग्रामर का ही है। अभी मैं क्लास शेड्यूल करूंगा, नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में तुम्हारी ग्रामर की क्लास शुरू हो जाए। कुंदन स्पीकिंग का बैच चाहिए? कुंदन स्पीकिंग के चक्कर में मत पड़ो। चाहे तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो स्पीकिंग के लिए तुम्हें प्रेशर डालते हैं, या तुम्हें फील हो रही हो स्पीकिंग के चक्कर में, पहले जॉब सिक्योर कर लो। क्योंकि स्पीकिंग का तरीका बहुत बेसिक है, स्पीकिंग कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। उससे बड़ा टास्क होता है अंडरस्टैंडिंग गेन करना। ये बात मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। पहली हमारी जो नीड है वो जॉब सिक्योर करना है, स्पीकिंग हमारी नीड नहीं है। ये बात ध्यान रख। स्पीकिंग बड़ा टास्क नहीं होता, 90+ स्कोर करना बड़ा टास्क होता है, ये बात ध्यान। स्पीकिंग के चक्कर में पड़ोगे लोगों से इंप्रेस होकर के, तो गलत दिशा दिशा में मुड़ जाओगे, ये ध्यान रखना मेरी बात।
हाँ, ये बात सही कही राज तुमने। बिलीव रखना है, विश्वास में ही सबसे बड़ी ताकत है। देखो मैंने विश्वास रखा तो मैं 90 प्लस बैठा हुआ हूँ। तुम्हारे सामने मेरी आंसर की है, देख लेना, अपलोड कर दी जाएगी सारे के सारे सेट। 6 के 6 सेट अपलोड किए जाएंगे। अच्छा, अभी मेरे पास 11 दिसंबर की शिफ्ट 2 का पेपर नहीं आया है, शिफ्ट 2 की आंसर की नहीं आई है। वो आंसर की और सेंड करो, मैं 6 के 6 सेट तुम्हें अपलोड कर दूंगा बैच में। ठीक है, बाकी 5 सेट तो मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, एक सेट तो मेरा ही है ये। और शिफ्ट 2 वाला 11 दिसंबर वाला सेट जिसका भी है, तुम में से किसी ने अगर दिया है या तुम्हारे किसी फ्रेंड के पास आंसर की हो, तो वो मुझे सेंड कर दो, मैं उसका नेम और डिटेल्स हाइड करके वो सबके लिए अवेलेबल कराऊंगा मैं। ठीक है। अरे राज, तुम्हारा 11 दिसंबर शिफ्ट 2 था तो यार तुम तो यहीं हो मेरे सामने ही। तो अपना जो है ये ग्रुप में अपनी सेंड कर देना आंसर की मुझे, या ग्रुप में नहीं, पर्सनली, पर्सनल जो चैट है तुम्हारी एप्लीकेशन में, वहाँ पर मुझे सेंड करना, फिर मैं उसकी डिटेल्स कुछ हाइड करके रोल नंबर वगैरह तब जो है बैच में अपलोड करूँगा। 6 के 6 सेट अपलोड कर दूँ 2024 वाला। ठीक है राज, तो ये भेज देना मुझे अपनी पर्सनल चैट में, एप्लीकेशन में, डिटेल हाइड करके उसमें आ जाएगा, फिर ये तुम्हारे 2024 वाले 6 सेट अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। अगर डाउट्स क्लियर हो चुका है तो सभी गुड बाय मैसेज करें, फिर क्लास डिसमिस करते हैं। जल्दी से बताएं। चलिए, महक को सब कुछ क्लियर है। ठीक है, गुड बाय महक, गुड बाय रमेश। ठीक है राज। देन, गुड बाय एवरीवन। कल इस सेट को कंप्लीट करते हैं, लास्ट 30 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको दिखाता हूँ तुम्हें। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, सब वही है जो पहले सालों में पूछा जाता रहा है। ठीक है भाई। ठीक है रोशन। ओके, गुड बाय रोशन, गुड बाय सुष्मिता, सी यू टुमारो, enjoy learning।